उसमें बीजीए के दरमियान में थे, तो आपने कुछ प्रैक्टिस करनी थी, कुछ प्रोग्राम्स चला के देखने थे, चल गए, कोई मसला तो नहीं है। अब मैं यहीं से शुरू करूँगा दोबारा। मैं इसी को मैं अब इसको पता नहीं हमने चलाया था या नहीं। तो ये हेलो वर्ल्ड था, जो पढ़ा तो हमने डेफिनेटली था, लेकिन पता नहीं चलाया था या नहीं। तो ये क्या करता था कि जिस तरह से तुम बीजीए में हाथ से जाके पहले एक एक चीज रखते थे, इसमें अब उसकी जरूरत नहीं होती। इसमें तुम ये करते हो कि सब रूटीन की तरह लिखा हुआ है। तो चलाया था गालबन हमने, हाँ चलाया था। तो इसमें सॉरी यही चला लो ना दोबारा। तो इसमें आपको कहा था कि आपने दो तीन काम करने थे कि आपने हेलो वर्ल्ड की जगह अपना नाम प्रिंट करना था, और डिफरेंट कलर्स में करना था, और डिफरेंट लोकेशंस पे करना था, स्क्रीन की डिफरेंट जगहों पे करना था। ठीक है। अ, ये अगर मैं क्लियर करूँ और मैं फर्स्ट चलाऊँ, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था जो बाय नॉर्मल था। अच्छा, अब इसमें तुम्हारा काम ये था कि तुमने एक तो अपना नाम प्रिंट करना था, वो काफ़ी आसान था। वो यहाँ पे तुम जाके अपना नेम चेंज कर देते हो, सिंपली स्ट्रिंग चेंज करते हो, और उससे काम हो जाता है। लेंथ भी तुम्हें उस हिसाब से एडजस्ट करनी थी कि लेंथ कितनी है। तो अब असेंबली में जब भी तुम्हें कोई भी वो चलाने की ज़रूरत पड़े, कहीं पे भी स्ट्रिंग प्रिंट करने की ज़रूरत पड़े, तो तुम्हारे पास एक सब रूटीन है जिससे तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, इसका मज़ा ये था। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया है, लेकिन वो मैंने काउंट पूरी नहीं लिखी, काउंट 13 लिखी है, तो वो 12 प्रॉब्ली होनी चाहिए। तो तुम्हें कहीं पे भी, अब देखो ना इस किताब में, अब जहां पे भी तुम्हें एक स्ट्रिंग एक प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे पास एक सब रूटीन मौजूद है प्रिंट स्ट्रिंग की, जो वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देती है। जो चीजें मैंने आपको चेंज करने को कही थी, वो एक उसकी लोकेशन थी, और एक उसका फॉन्ट था, कलर था। कलर चेंज यहाँ से होना था सिर्फ इस एक लाइन से, दैट्स इट। तो अगर फॉर एग्जांपल आप उसको रेड में करना चाहते हो, तो वो टू का फॉन्ट चेंज होके हो जाना था। तो बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे हमने क्या करना है, बाकी तो काम सारा अब सब रूटीन में है ही, वो खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है। तो ग्रीन हो गया मुझसे, मैंने रेड नहीं किया। तो अ, एक एक तो ये था कि ये फॉन्ट आपका जो है वो यहाँ से चेंज होना था, और दूसरी चीज जो कही थी वो लोकेशन कही थी। ठीक है, कि किस जगह पे प्रिंट करते हो। अब लोकेशन कंट्रोल होती थी इस DI से। देखो प्रिंट हो कहाँ रहा है, इस ये लाइन है एक्चुअली जहाँ पे प्रिंट एक्चुअली होता है, ES:DI के ऊपर। तो DI तुम्हें VGA मेमोरी की उस लोकेशन पे पॉइंट करती है जिस जगह से उसने प्रिंट करना शुरू करना था। तो इसकी वैल्यू अगर चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल स्क्रीन के सेंटर में हम उस दिन लाए थे, तो 2000 गालबन बनता था स्क्रीन के सेंटर में कैसे लाना है। तो ये चलाते हो, हाँ वही एग्जैक्टली वही। तो मतलब यू यू थिंक अबाउट कि तुमने कहाँ पे प्रिंट करना है, और वो एक दो पैरामीटर्स चेंज करके तुम ये सारा काम करते हो। तो इसकी प्रैक्टिस यही थी, आपको कहा था कि स्क्रीन के हर कोने में प्रिंट करके देखो, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट कलर्स में, इस तरीके से करके देखो, तो आपको समझ आएगी कि आप मतलब अ, इस रूटीन को किस तरह वो करते हो। अब ये बहुत पावरफुल चीज़ है इस वजह से कि तुम्हें असेंबली में कहीं पे भी प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, स्ट्रिंग प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे पास ये सब रूटीन मौजूद है प्रिंट STR की। तुम सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके लगाते हो और स्टार्ट कर देते हो। और जो इसकी डिस्कशन थी हमारी वो ये थी कि भाई SI सोर्स था जहां से वो स्ट्रिंग को उठा रहा था, जो स्ट्रिंग आपका जो नेम वाला स्ट्रिंग होता था, और DI डेस्टिनेशन थी जहां पे वो जाके रख रहा था। तो ये दोनों मिल के वो काम कर रहे थे कि SI से उठाते थे और DI पे रखते थे। तो ये प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी थी, कर ली होगी उम्मीद है। तो जी हमने स्टार्ट करना है आज नंबर प्रिंटिंग से। अब नंबर प्रिंटिंग एक बड़ा डिफरेंट सा प्रॉब्लम है। पहले तो ये देखो कि क्यों ये डिफरेंट है। नंबर प्रिंटिंग में ये है कि अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 28, जो तुमने प्रिंट करना है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर तुम्हें 28 प्रिंट करना है। ये इस तरह से नहीं है कि तुम एक रजिस्टर के अंदर 28 रख दो और इसको जाके उधर रख दो,
मूव ई एस कोलन डी आई, या डायरेक्टली तुम ऐसे ही कर दो? ये ऐसे नहीं होएगा, ये ऐसे क्यों नहीं होएगा, जरा सोचो। पहली लाइन की जरूरत भी नहीं है मुझे, छोड़ दो। अगर मैं डायरेक्टली वीजीए मेमोरी में जाके 28 लिख दूं, ये स्क्रीन पे 28 तो नहीं लिखा हुआ आएगा भाई। वीजीए मेमोरी पे जब तुम चीज रखते हो तो हमने क्या कहा था कि उसमें उसकी एस्की रखनी होती है, एस्की कैरेक्टर, और उसका एट्रीब्यूट रखना होता है। अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो असेंबलर जो है, असेंबलर विल कंसिडर दैट यू आर, दैट यू वांट टू प्रिंट कैरेक्टर corresponding to the ASCII value of 28। ये प्रॉब्लम है भाई। जब तुम वीजीए मेमोरी में कुछ रखते हो तो असेंबलर ये एक्सपेक्ट करता है कि तुमने एस्की रखी है। अब अगर तुम 28 रखोगे तो वो ये समझेगा कि 28 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हरफ बनता है वो हरफ वहां पे उसे प्रिंट करना है। तो ये इस तरह से नंबर्स प्रिंट नहीं होते हैं। तो नंबर प्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन एस्की एज वेल। नंबर प्रिंटिंग थोड़ी औखी है और वो भी एस्की पे बेस करती है। चाहे वो कैसे करती है, तुम्हें सिर्फ जो याद रखना है वो 30 याद रखना है। 30 इज एस्की फॉर 0। याद सिर्फ ये रखना है। इसके बाद ये होगा कि 31 जो है, 31 जो है वो एस्की है 1 की, 32 जो है वो एस्की है 2 की, और सो ऑन। वो आगे कहानी इस तरह से चलती जाती है। अच्छा, अब अगर ये बात ठीक है तो तुम 28 कैसे प्रिंट करोगे? हम फॉर एग्जांपल कहते हैं मूव ई एस कोलन डी आई, या 0 ही कर दो, आसान है। तो हम पहले प्रिंट करते हैं 32। इससे क्या प्रिंट होता है? जब हम 32 रखते हैं, 32 एस की है 2 की, ये प्रिंट्स 2। तो इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि ई एस अगली लोकेशन पे मैं रखता हूँ 38, ये क्या प्रिंट करता है? ये प्रिंट करता है 8। इन दो लाइनों से देखो मैंने किया क्या है। मैंने 2 की एस की रखी है, 2 की एस की रखी है तो 2 आ गया। फिर मैंने 8 की एस की रखी है तो 8 आ गया। तो इस तरीके से 28 प्रिंट होता है। ठीक है, तो अगेन ये तो वो है कि हाथ से अगर करना शुरू करो तो इस तरीके से होएगा, लेकिन अगेन आप सब रूटीन लिखेंगे जो ये काम करेगी। यानी पिछला जो प्रोग्राम था वो इंतहाई सख्त ज़रूरी इसलिए था कि तुम्हें कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करना हो, तुम ये प्रिंट एसटीआर की सब रूटीन अपने प्रोग्राम में डाल देते हो। तो ये वाला इसलिए ज़रूरी है कि तुमने कोई भी नंबर प्रिंट करना हो तो तुम प्रिंट नम, इस सब रूटीन का नाम है, वो तुम इसमें डाल देते हो। अच्छा, नंबर प्रिंटिंग एल्गोरिदम हमारा क्या होएगा? ये कुछ इस तरह से होएगा कि हमने जो भी नंबर प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल 28 है, इमेजिन करो कि तुमने 28 ही प्रिंट करना है, उसको डिवाइड करो 10 पे, क्योंकि वो 10 बेस है उसकी ना, तो उसको डिवाइड करो 10 पे। तो अब ये ज़रा गौर से करना कि तुमने अगर 28 प्रिंट करना है तो उसको तुम डिवाइड करते हो 10 पे, तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो क्वोशंट आ जाता है और एक रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, यानी 2 क्वोशंट है और 8 रिमाइंडर है। तो जो रिमाइंडर बचा है वो हमेशा क्या होएगा? वो हमेशा ये वाला डिजिट होएगा। कोई भी नंबर यहाँ पे दिमाग में डाल लो, 30 डाल लो, 400 डाल लो, 440 डाल लो, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा पहली दफा वो हमेशा ये राइट मोस्ट डिजिट होएगा, हमेशा, क्या ऑटोमेटिकली। तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा राइट मोस्ट डिजिट होता है। अब इस रिमाइंडर को अलहदा कर लो और इसमें 30 ऐड कर दो। 30 क्यों? क्योंकि वो मतलब उस नंबर की एस्की निकालने के लिए, यानी अगर 8 की एस्की निकालनी है तो वो 30 + 8 38 हो जाएगी। अब ये जो आंसर आया है, सॉरी, ये 30 ऐड करके तुम उसकी एस्की निकाल लोगे। अब जो आंसर आया है उसको स्टैक पे रख दो, यानी ये जो आंसर आया है 38, इसको स्टैक पे रख दो। ठीक है, अच्छा, अब ये सारा एल्गोरिथम रिपीट करो लेकिन कोशेंट के साथ। अब कोशेंट है 2, को डिवाइड करो 10 पे। इस दफा कोशेंट 0 आएगा और रिमाइंडर 2 आएगा। ये लूप खत्म उस वक्त होता है
जब तुम्हारा क्वोशंट 0 हो जाता है, दैट मीन्स तुम डिवाइड पूरा कर चुके हो। अब इस 2 के साथ वही करो, 2 के अंदर 30 ऐड करो ताकि उसकी ASCII बने। अब वो 32 बन जाएगा, उसको भी जाके स्टैक पे रख दो। तो तुमने किया क्या है, तुमने ये किया है कि जो डिजिट्स थे, जो नंबर के अंदर जो डिजिट्स आ रहे थे, उनको तुमने अलहदा किया। सबसे पहले तुम्हारे पास सबसे राइट साइड वाला डिजिट आया है, उसको तुमने अलहदा करके ASCII करके उसकी तुमने स्टैक पे रख दिया। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट वाला आया है, अगर तुम्हारे पास एक 3 डिजिट का नंबर होता, 714 लिखा होता, तब भी यही होता कि सबसे पहले 4 अलहदा होता, फिर 1 अलहदा होता, फिर 7 अलहदा होता। तो वो तुम उल्टा तरतीब में स्टैक पे रखी जाते हो। बस अब मेरा ख्याल है काम आसान है। अब तुमने यहाँ से उठाना है और जाके VGA मेमोरी में रख देना है। तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है स्टैक है, उल्टा चलेगा, तो सबसे पहले ये 32 उठेगा तो स्क्रीन पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर 38 उठेगा तो स्टैक पे 8 लिखा हुआ आ जाएगा। स्टैक पे रखने की वजह ही एक्चुअली ये है कि जो डिजिट्स तुम अलग-अलग कर रहे हो, पहले तुमने 8 किया है, फिर तुमने 2 किया है, तो ये जो डिजिट्स अलग कर रहे हो ये रिवर्स तरतीब में हो रहे हैं। गौर करो कि पहले 2 नहीं आया, लेकिन जब प्रिंट करना है तब तो पहले 2 प्रिंट करना है, इसलिए तरतीब रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम बनेगा वो ये है कि नंबर को 10 पे डिवाइड करो, अब उसके रिमाइंडर में 30 जमा करो और स्टैक पे फेंक दो, और ये काम करते जाओ। ये काम उस वक्त तक करते जाओ जब तक तुम्हारा क्वोशंट ये वाला 0 नहीं हो जाता। अच्छा, अब ये सारा काम करने के लिए हमें चाहिए इंस्ट्रक्शन एक जो डिवाइड करे। हमें डिवाइड करना नहीं आता, तो हमें बेसिकली डिव की इंस्ट्रक्शन चाहिए जो असेंबली में हमें डिवाइड करके दे। डिव की इंस्ट्रक्शन 2 फॉर्म्स में चलती है। ये ज़रा मुश्किल लगेगा तुम्हें, लेकिन ये ऐसे ही है। डिव ना बेसिकली ऐसे चलती है कि डिव का सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड होता है। यानी डिव इंस्ट्रक्शन जब देते हो तो उसका सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। हालांकि तुम्हें ये अजीब लगेगा, डिवाइड तो हमेशा 2 चीज़ों में करते हैं, एक चीज़ को दूसरी से डिवाइड करते हैं, लेकिन बहरहाल डिव चलती इसी तरह असेंबली में कि उसका एक ही ऑपरेंड होता है। अगर ये ऑपरेंड बजाते खुद, यानी इफ ऑपरेंड इज 16 बिट, कहानी कुछ और होती है, और इफ ऑपरेंड इज 8 बिट तो कहानी कुछ और होती है। ठीक है, जब 16 बिट होती है तो होता ये है कि dx कोलन ax को डिवाइड किया जाता है ऑपरेंड के ऊपर, इसको डिवाइड किया जाता है 16 बिट के ऑपरेंड के ऊपर, और मेरा ख्याल है क्वोशंट ax में आ जाता है। हाँ, क्वोशंट ax में आ जाता है, और रिमाइंडर जो है वो dx में बचता है। अभी करके दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है, लेकिन बहरहाल ये वाली चीज हो गई। अच्छा, तो अगर 8 बिट का ऑपरेंड है तो फिर ये है कि ax को डिवाइड किया जाता है सिर्फ उस 8 बिट के ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है, सिर्फ उस 8 बिट के ऑपरेंड के ऊपर डिवाइड किया जाता है, और जवाब ah और al में आ जाता है। अब अगेन मुझे देखने दो कौन से वाला किधर है। हाँ, क्वोशंट al में आ जाता है, क्वोशंट al में आ जाता है, और रिमाइंडर जो है वो ah में। अच्छा, अब ये ज़रा टेढ़ा सा काम है। टेढ़ा सा इसलिए है कि ज़रा डिफरेंट है बिल्कुल, ना कि मतलब कॉमन सेंस से बिल्कुल डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मूव किया cx में 10, मैंने मूव किया dx में 0, तो मैंने मूव किया ax में 100। ठीक है, और मैंने कहा div cx। अब पॉइंट ये है कि जो div की इंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड आ सकता है। ये मैंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि div में तुम ये नहीं, दिमाग तो ये कहता है कि बंदा कहे कि यार 100 को डिवाइड करो 10 से, कि ये सिंपल है बात, लेकिन ऐसे नहीं है। मतलब
सिर्फ एक ऑपरेंड आता है। हमने ये हिसाब लगाना है कि यार इस इंस्ट्रक्शन में div cx के अंदर जो ऑपरेंड है वो 16 बिट का है, तो ये वाली कहानी चल रही है। ठीक है, अब ये वाली कहानी है क्या, ये कॉन्कैटिनेट करती है dx और ax को, यानी dx और ax को मिलाएगी तो क्या लिखा हुआ है 0 100 लिखा हुआ है, और इसको डिवाइड करेगी इसके ऊपर cx के ऊपर विच इज 10। अच्छा, अब जो भी जवाब आता है वो जवाब तुमने कहां से उठाना है, जवाब तुम्हारे पास आ जाएगा ax के अंदर, और अगर तुम्हें वो चाहिए रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर तुम्हारे पास आ जाएगा dx के अंदर। ये वाली बात हो रही है कि हमें div इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को देख के ये हिसाब लगाना है कि भाई वो कमांड कौन सी वाली चलेगी, लेफ्ट साइड वाली चलेगी या राइट साइड वाली चलेगी। अच्छा, अब ये हमें चाहिए इसलिए ताकि जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें सारी गेम ही बेसिकली डिवाइड किया है। एल्गोरिथम है क्या, अगर याद ना हुआ है अभी तक, डिवाइड करो, रिमाइंडर पकड़ो, 30 जमा करो और स्टैक पे फेंक दो, और ये काम उस वक्त तक करते रहो जब तक कोशंट 0 नहीं होता। तो ये एक सिंपल से लूप के अंदर आ जाएगी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कैसे आएगी, तो ये इस तरह से चलेगा कि हमने एक नंबर प्रिंट करना है, तो हमने वो नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया 4529। खैर उसको कर ही लें, भी बहुत है, इसको कर ही लें, कंफ्यूज भी करता है। हम एक सादा सा स्टैक बनाते हैं कि हमने जब स्टार्ट, बल्कि यहाँ पर जरूरत नहीं है स्टैक की, खैर जो पता नहीं यार, शायद पड़े जरूरत तो बना ही लो। तो मैं सिंपल सा स्टैक बनाता हूँ, मैं उसके ऊपर पहले वैल्यू फेंकता हूँ, फिर जाहिर बात है आईपी जाएगा, फिर बीपी जाएगा, फिर आगे और चीज़ें जानी शुरू हुई। लो जी, सबसे पहले मैंने इन दो लाइंस पे स्टैक के ऊपर एक वैल्यू फेंकी विच इज़ 4529। ये वो वैल्यू है जो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने कॉल कर दिया प्रिंट नम को। जैसे ही कॉल करोगे तो मैं पता है कि आईपी वहाँ पे स्टैक के ऊपर आ जाता है। अब कॉल से दो काम होते हैं, एक तो आईपी आ गया, दूसरा ये प्रिंट नम के ऊपर चला जाएगा, ये उस रूटीन के ऊपर चला जाएगा। तो ये वो रूटीन आ गई प्रिंट नम। इसमें जाहिर बात है वही काम है कि पहले बीपी पुश होता है, फिर वो बीपी का स्नैपशॉट उतारते हैं, वही काफ़ी देर से यही काम चल रहा है, इसकी तो आदत पड़ गई है। उसके बाद काफ़ी सारे रजिस्टर्स वो पुश कर देता है, जो मैंने ज़्यादा लिखे नहीं है, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं, बस ठीक है, इसके ऊपर सारे रजिस्टर्स पुश हो जाते हैं। चलिए, अब उसके अंदर क्या होता है, ये हमने वीजीए मेमोरी पे मूव किया, बिल्कुल जैसा पिछली क्लास में कर रहे थे कि जब भी वीजीए मेमोरी पे आपने लिखना होएगा तो आपको B800 पे मूव करना है। वो कैसे करोगे, वो ES की मदद से करते हो। ठीक है, तो ये सिंपली हमने B800 पे मूव किया, उसके बाद जो भी BP+4 में पड़ा हुआ है उसको डाला AX में। तो ये BP है, BP+2 BP+4 ये होएगा, तो AX के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 4529। ठीक है, जो स्टैक के ऊपर वैल्यू लेके आए, BX के अंदर 10 आ गया, CX के अंदर 0 आ गया। अब ये वाला वो लूप है जो ये सारी गेम चलाएगा। ठीक है, ये जंप इफ नॉट जीरो नेक्स्ट डिजिट, ये वो लूप है जो सारी गेम चलाने लगा है। तो इसके अंदर DX के अंदर आ गया 0, पहली लाइन। अब इंस्ट्रक्शन है div bx, अब इस एक इंस्ट्रक्शन में सारी गेम चल जानी है। div bx ऑपरेंड 16 बिट का है, तो हमें पता है कि वो dx:ax यानी कंबाइन करके 4529 को डिवाइड करेगा ऑपरेंड के साथ। ऑपरेंड क्या है, bx यानी 10, तो 4529 को डिवाइड किया जाएगा 10 पे। ठीक हो गया। अब तुम्हें ये पता है कि इसके बाद AX के अंदर रिजल्ट आ जाता है जो क्या है 452, यानी क्वेश्चन 452 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो DX में चला जाता है, वो क्या आएगा, वो 9 आएगा। जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, वो चला जाएगा DX की तरफ। हमें इंटरेस्ट इसके अंदर है, हम इसके अंदर 30 जमा करेंगे,
यानी डीएल के अंदर जो वैल्यू आई है उसके अंदर 30 जमा करेंगे। और इसने डीएल लिख दिया है, बहरहाल डीएक्स लिखता तो आसान होता तो समझना, लेकिन बहरहाल डीएल भी डीएक्स ही है ना। यानी तुम्हें पता है कि डीएक्स के दो हिस्से होते हैं, डीएच और डीएल, तो इसने डीएल में 30 जमा कर दिया, विच इज फाइन, चलेगा, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल उसने ये रिमाइंडर अलहदा किया, उसमें 30 जमा किया और जो रिजल्ट आया है वो स्टैक पे फेंक दिया। तो इस वक्त स्टैक के ऊपर, अगले स्टैक के ऊपर क्या आ जाएगा, अगला स्टैक तो नहीं है लेकिन बहरहाल समझाने के लिए, तो इस वक्त स्टैक पे आ जाएगा 39, 39, ठीक हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं एक्स को जीरो से, वो जीरो नहीं है, जंप इफ नॉट जीरो टू नेक्स्ट डिजिट, ये लूप दोबारा चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये लूप दोबारा अब क्या करेगा ये लूप, अब ये 452 को डिवाइड करेगा, 452 को डिवाइड करेगा 10 पे, तो ए एक्स के अंदर आ जाएगा 45 और डी एक्स के अंदर आ जाएगा 2, ठीक है ना। इस दफा रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा। अगेन वो 2 के अंदर 30 ऐड करेगा और उसको स्टैक पे फेंक देगा, तो यू विल गेट 0x32 हेयर। ये काम चलता रहेगा जब तक ए एक्स जीरो नहीं होता, यानी बेसिकली वो अब 45 को, जो भी बचा है उसको 10 पे डिवाइड करेगा, तो ए एक्स के अंदर आ जाएगा 4 और डी एक्स के अंदर आ जाएगा 5, रिमाइंडर जो बचता जाता है। और अगेन ये काम चलता जाता है जब तक ए एक्स जीरो नहीं होता। तो बेसिकली 4 को डिवाइड करो, अब जीरो हो जाएगा ना, 4 को डिवाइड करोगे 10 पे तो ए एक्स जीरो हो जाएगा और डी एक्स में इस दफा 4 बचेगा। ये एल्गोरिथम खत्म उस वक्त होता है जब ए एक्स जीरो हो जाता है। अच्छा, अब डी एक्स में 5 हुआ है, 30 ऐड करो, इधर रख दो, तो यू गेट 0x35। इसी तरह डी एक्स में 4 है, फिर 30 ऐड करो, इधर रख दो, तो यू गेट 34। तो ये लूप खत्म उस वक्त होता है जब ए एक्स के अंदर जीरो होता है। इस लूप ने div की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे सारे डिजिट्स अलग-अलग कर दिए। पहले 9 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 5 निकाला, फिर 4 निकाला, उनको एस्की में कन्वर्ट किया और करके स्टैक के ऊपर फेंक दिया। एस्की में कन्वर्जन क्या थी, वो बड़ी आसान थी, वो सिर्फ 30 ऐड करना था, ठीक है, तो सिर्फ ऐड 30 होता है। अब मेरे ख्याल में काम खत्म हो गया। आखिरी काम ये है कि इसको यहाँ से उठाना है, कि इनको, ये स्टैक है ना, अब इनको यहाँ से उठाना है और बीजीए मेमोरी में रख देना है। यानी when we put this in BGA, we get the number printed. अब एक और लूप चलेगा जो बेसिकली बड़ा ही सिंपल होएगा, वो सिर्फ ये करेगा कि स्टैक से उठाएगा, उसके साथ एट्रीब्यूट जोड़ेगा और बीजीए मेमोरी पे रख देगा, दैट्स इट। ये 4-5 दफा लूप जितनी दफा घूमेगा, दैट्स इट, ये तुम्हारा नंबर इवेंचुअली प्रिंट कर देगा। तरीका तकरीबन वही है जो स्ट्रिंग प्रिंट करने का था, लेकिन नंबर ज़रा स्पेशल है, वो उसमें वो 30 वाली लॉजिक और वो सारी इफ की इंस्ट्रक्शन और काफ़ी कुछ नया है। चलना ये भी चाहिए मेरे ख्याल में, कोई इसमें वो नहीं होनी चाहिए। लाइन नंबर 40 पे क्लियर स्क्रीन अनडिफाइंड है, तो क्लियर स्क्रीन उसने लिखा ही नहीं, तो लिखो ही ना, चेक क्या करना है। क्लियर स्क्रीन हम पहले चला चुके हैं, कोई इतना मसला नहीं है। इसको कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने, पीछे से कॉपी करोगे तो चल पड़ेगा, जो हम काम करने से जरूरत हुई। तो ये वो नंबर प्रिंट होता है 4529। अगेन ये इतना आसान है कि तुमने अब असेंबली में कहीं पे भी नंबर प्रिंट करना हो तो तुम इस नंबर को आके चेंज कर देते हो, जो भी नंबर तुमने प्रिंट करना है वो नंबर प्रिंट होना शुरू हो जाता है। ये चैप्टर बहुत ही सख्त ज़रूरी था, बहुत ही सख्त ज़रूरी, एक तो आगे चलने के लिए भी,
और एक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं एग्ज़ाम को ये रूटीन्स, प्रिंट नम की भी और प्रिंट एसटीआर की भी, क्योंकि आगे इस्तेमाल बहुत होती हैं, हर जगह पे आगे इस्तेमाल होती है। ठीक है भाई, तो चल जाएगा काम। तो नहीं प्रैक्टिस करते हो या नहीं, बरल ये साथ साथ करोगे तो गेम चलेगी। आखिरी चीज़ इस चैप्टर में, हम स्क्रीन लोकेशन की कैलकुलेशन हमें करनी आती है, हम करते हैं। हमने स्क्रीन के सेंटर में प्रिंट किया, हमने राइट साइड पे प्रिंट किया, लेफ्ट पे किया, तो ये सब स्क्रीन की कैलकुलेशन करके ही हो रहा है ना, कैलकुलेशन करके ही पॉसिबल हो रहा है। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तुम्हें एक मल की इंस्ट्रक्शन की, इफ तो हो गई, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है मल की इंस्ट्रक्शन की, मल्टीप्लाई। ये आसान है फिर भी। आ, तो ये है तो आसान ही, वो डिफ से तो आसान है, लेकिन बहरहाल इसमें मुसीबत वही है कि इसमें भी एक ही ऑपरेंड होना है। नहीं, नॉर्मली तुम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो तो दिमाग कहता है कि दो ऑपरेंड होने चाहिए, लेकिन ऑपरेंड एक ही है। और कहानी वही है कि अगर ऑपरेंड इज 16 बिट तो कुछ और होएगा, और अगर ऑपरेंड इज 8 बिट तो कुछ और होएगा। अगर 16 बिट होता है तो किया ये जाता है कि डी एक्स कोलन ए एक्स, किया ये जाता है कि ऑपरेंड को मल्टीप्लाई किया जाता है ए एक्स के ऊपर। ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स से, और जो रिजल्ट है, अब ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, ऑपरेंड भी 16 बिट का है, ए एक्स भी 16 बिट की है, तो 16 को जब 16 से जरब दोगे तो रिजल्ट जो है वो 32 बिट का आएगा। तो 32 बिट का रिजल्ट किसी एक रजिस्टर में तो जा नहीं सकता, तो उसको हम डी एक्स कोलन ए एक्स में स्टोर करते हैं, विच मीन्स कि उसकी जो नीचे वाली 16 बिटें हैं वो ए एक्स में चली जाती हैं, और जो ऊपर वाली 16 बिटें हैं वो डी एक्स में चली जाती हैं। अगर ऑपरेंड 8 बिट का है तो रिजल्ट ए एक्स में आता है, मल्टीप्लाई मेरा ख्याल है ए एच को करते हैं, ए एल को। ऑपरेंड मल्टीप्लाई होता है ए एल के ऊपर। वंस अगेन, अगर ऑपरेंड 8 बिट का है तो फिर ठीक है, इस 8 बिट के नंबर को इस 8 बिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट जाहिर बात है इस दफा 16 का आता है, तो 16 का रिजल्ट आराम से ए एक्स रजिस्टर में चला जाता है। तो मल की इंस्ट्रक्शन भी लेती सिंगल ऑपरेंड ही है, लेकिन वो अब उसकी वो है, उसकी मैकेनिक्स है कि वो चलती कैसे है। अच्छा, अब स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेशन कोई खास बात नहीं है, पता नहीं ये लहदा टॉपिक क्यों है, बहरहाल स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेशन कैसे होएगी कि ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास वो होएगा, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट होएगा। यानी हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने प्रिंट करना है एक्स की लोकेशन, टोटल लोकेशन है कितनी बाय द वे एक्स पे 80 है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने 20th लोकेशन पे प्रिंट करना है, और वाई हम कहते हैं 5, यानी 5वीं लाइन पे प्रिंट करना है। एक्स बताएगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना, और वाई बताएगा कि किस लाइन पे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती थी, जरा याद करो। हम कहते थे कि हमने 5 लाइनें छोड़नी है, तो वो 5 लाइनें छोड़ते कैसे थे, 80 पे मल्टीप्लाई करते थे। कि एक लाइन में 80 कैरेक्टर है ना, तो 5 लाइनों में 5 × 80 हो जाएंगे। अब उसमें 20 हमने आगे भी जाना होता था, यानी 20 लोकेशन हमने आगे भी जाना होता था। तो ये इस कैलकुलेशन से स्क्रीन लोकेशन मिलती थी, और अगर इस पूरी चीज़ को यानी आंसर को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो वो वीजीए की लोकेशन मिलती थी। इसके पीछे लॉजिक ये थी कि स्क्रीन के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर जो एक हरफ था वो वीजीए पे 2 बाइट्स था ना, तो जब कैलकुलेशन करते हो वीजीए की तो वो 2 पे ज़रब खाता है, और जब स्क्रीन की करते हो तो वो सिंपल फिर बस ऐड ही होता है। तो अब इस प्रोग्राम में अगेन वो है वही हेलो वर्ल्ड ही है, लेकिन इस दफ़ा वो ये करेगा कि वो तुम्हें देगा एक्स और वाई की पोजीशन। यानी ये उसने एक्स की पोजीशन दी है कि 30th कॉलम पे प्रिंट करना चाह रहा है, और ये वाई की पोजीशन दी है गालबन के 20th लाइन पे प्रिंट करना चाहता है। ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब सब रूटीन वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा,
सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि तुम्हारी कैलकुलेशन चेंज होएगी, विच मीन्स कि तुम एल में 80 डाला, उसके बाद मल्टीप्लाई किया उससे जो भी वो पोजीशन थी, यानी ये पहले वाला काम किया 80 मल्टीप्लाई 5, ये पहले वाला काम किया। अब उसके अंदर ऐड कर दो जो अगला, जो भी वो एक्स कोऑर्डिनेट था, यानी वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई विद वाई पोजीशन और उसके बाद उसमें ऐड कर दो एक्स पोजीशन। अब ये सारा कुछ करने के बाद एंड पे एक ज़रब 2 से देना ज़रूरी होता है। 2 पे ज़रब देना या तो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन से कर लो या इसने शिफ्ट लेफ्ट से किया है। शिफ्ट लेफ्ट भी जो है तुम्हें पता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 ही होता है। तो इस प्रोग्राम में ये 4 लाइनें नहीं होएंगी, बाकी सारी वही रूटीन होएगी जो पीछे से प्रिंट एसटीआर की तुम लेके आए हो। उसमें ये था कि जो कैलकुलेशन थी वो हम हाथ से करके वहां पे आंसर लिखते थे कि भाई इस जगह पे जाके प्रिंट कर दो। तो इसमें ये है कि हमने जो अब हम देखो क्या क्या दे रहे हैं उसको। हम सब रूटीन को एक्स कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, हम सब रूटीन को वाई कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, हम उसको एट्रीब्यूट बता रहे हैं कि किस कलर में प्रिंट करना है। उसके बाद हम उसको मैसेज बता रहे हैं कि प्रिंट करना क्या है, और उसके बाद वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और फिर हम सब रूटीन को कॉल कर रहे हैं। ये बड़ी पावरफुल चीज़ बन गई है जिसमें अब तुम्हारे पास लोकेशन भी है, कलर भी है, हर चीज़ एज एन आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर तुम उसको पकड़ाओगे। तो अगेन अगर याद करनी हो तो मेरा ख्याल है ये वाली प्रिंट एसटीआर याद कर लीजिए, ये बजाय इसके कि पिछली वाली करो। पिछली वाली में जब मैंने तुम्हें कहा था कि स्क्रीन लोकेशन चेंज करो तो तुम कोड के अंदर घुस के वहां पे लोकेशन चेंज करते थे, सेम विद एट्रीब्यूट। बट इन सब रूटीन्स के अंदर तुम्हारे पास ये पैरामीटर्स मौजूद है, तुम पैरामीटर्स में वैल्यूज चेंज करते हो, सब रूटीन चलाते हो, दैट्स इट, खत्म बात। तो वो जिंदगी काफी आसान कर देता है यार। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रिंट एसटीआर और प्रिंट नम। ये 2 रूटीन्स हैं, प्रिंट एसटीआर और प्रिंट नम। ये बेसिकली याद भी होनी चाहिए, इनकी समझ भी होनी चाहिए, और इनकी ठीक ठाक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ये एग्जाम में भी आती हैं, और अगेन आगे भी किताब में जहाँ जहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स की, नंबर्स की, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो हम इनका सहारा लेते हैं। तो ये जरूरी है बहुत ही ज़्यादा, है ना। अच्छा भाई, ये 7th जो है ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर है बिट से पहले, और ये यूजुअली एक क्लास में होता है। यूजुअली ज़्यादातर ये एक क्लास में होता है, हद ज़्यादा से ज़्यादा कर लो तो 1.5 क्लास में हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादातर एक में ही होता है। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस है जिसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे चलती है। 5 इंस्ट्रक्शंस हैं टोटल पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये लिखी हुई हैं, स्टोर्स, लोड्स, स्कैज, मूव्स और 5वीं कंपेयर्स, दैट्स इट। ये 5 इंस्ट्रक्शंस हैं टोटल पूरे चैप्टर में। तो ये सारी एक तरह से चलती हैं, तो बस इसको एक बार समझ के, इसकी थ्योरी समझ के, फिर इसका एक एक एग्जाम्पल हमने करना होता है। तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम ख़त्म कर लो, नहीं होता तो फिर एक और क्लास में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन 7th पे जाके तुम्हारा वो ख़त्म हो जाता है, वो मिड का कोर्स खत्म हो जाएगा।